कैसे हैं दोस्तों? आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन में और फिजिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। केमिकल रिएक्शन में कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, जबकि फिजिकल रिएक्शन में कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती। जब हमें यह डिफरेंस समझ आ जाएगा तो फिर हम इस चैप्टर को आगे स्टार्ट कर सकेंगे। अगर हम फिजिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती। जैसे कि वाटर, अगर हम पानी को बॉईल करेंगे तो पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर स्टेट के अंदर चेंज आ रहा है, और इसी तरह से जब हम पानी को फ्रीज करेंगे तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी स्टेट में चेंज आ रहा है, कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रही। दिस इज कॉल्ड फिजिकल रिएक्शन। लेकिन केमिकल रिएक्शन में कॉम्पोजिशन लाजमी तौर पर चेंज हो जाएगी। जैसे कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में। रिएक्टेंट्स, लेट्स से हमारे पास मीथेन गैस है और मीथेन गैस को आपने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो आगे जाके कन्वर्ट हो गई कार्बन डाइऑक्साइड में और साथ में वाटर वेपर्स प्रोड्यूस हुए। यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट्स अलग हैं और प्रोडक्ट्स अलग हैं, स्टेट का चेंज नहीं है। दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन की वैसे बहुत सारी टाइप्स हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फास्ट, स्लो, मॉडरेट रिएक्शंस और बहुत सारी। लेकिन हाँ, आज हम केमिकल रिएक्शंस को डिवाइड करेंगे दो क्लासेस में, और वो क्लासिफिकेशन एनर्जी के हवाले से होगी। इसीलिए हम इस चैप्टर को एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का नाम दे रहे हैं, यानी कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको तीन चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा। हमारे पास पहली चीज़ है थर्मोडायनेमिक्स, दूसरी चीज़ है थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, और तीसरी चीज़ है, तीसरी डेफिनेशंस हैं हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री। इन तीनों में क्या बुनियादी फर्क है, आइए ज़रा समझते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली प्रिंसिपल या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डील करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या मुराद है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इट्स वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि बाइक में पेट्रोल डालें तो पेट्रोल हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और फिर हीट एनर्जी से मैकेनिकल वर्क डन होगा। अगर हम सोलर्स की बात करें तो सोलर्स में सनलाइट हीट एनर्जी कन्वर्ट कर देगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसको हम इंजीनियरिंग के अंदर ज़रूर पढ़ते हैं या मेडिकल के अंदर भी, लेकिन अभी हमें इसको छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के ऊपर। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस जो कि हीट एनर्जी की वजह से आगे प्रोसीड होंगे। अब थर्मोकेमिकल रिएक्शंस दो टाइप के होते हैं, पहला रिएक्शन एक्सोथर्मिक और दूसरा रिएक्शन एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारा आज का मेन टॉपिक होगा, क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो है जिसमें हीट इवॉल्व होती है या जिसमें हीट एग्जिट होती है या रिलीज होती है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एंटर होती है सिस्टम में, या हीट ऐड होती है, या हीट गेन्ड बाय सिस्टम होती है, या हीट एब्जॉर्ब होती है, कोई नाम भी इसको दिया जा सकता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव लिया जाता है और यहाँ पर डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। डेल्टा एच से क्या मुराद है? डेल्टा एच रिप्रेजेंट करता है चेंज इन एंथैल्पी को। अब ये एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी किसी भी सब्सटेंस के हीट कंटेंट को कहते हैं। अब हर सब्सटेंस की हीट एंथैल्पी अलग अलग होती है। हम एंथैल्पी को भी डिटेल में नहीं समझ सकते, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि किसी सब्सटेंस की एग्जैक्ट एंथैल्पी मालूम करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर आपको एक रिएक्टेंट की एंथैल्पी पता हो और दूसरा प्रोडक्ट उससे फॉर्म हो, तो इनके दरमियान का डिफरेंस कहलाता है चेंज इन एंथैल्पी, और ये बाआसानी कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं हीट एंथैल्पी के बाद चेंज ऑफ हीट की, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी तो डेल्टा क्यू नेगेटिव लिया जाएगा, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में
डेल्टा क्यू पॉजिटिव लिया जाएगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों? मान लीजिए कि आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं तो आपको फायदा हो रहा है, तो अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप उसको पॉजिटिव लेंगे। जेब में पैसे आ रहे हैं तो पॉजिटिव, क्योंकि आपकी जेब भारी हो रही है। लेकिन अगर आपकी जेब से पैसे निकलना शुरू हो जाएं और बाहर जाना शुरू हो जाएं तो ये आपको नुकसान हो रहा है। अगर आपकी जेब से पैसे निकलना शुरू हो जाएंगे तो आप इस नुकसान को नेगेटिव साइन से शो करेंगे। सिमिलरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्योंकि हीट सिस्टम से निकलकर बाहर जाती है तो इसीलिए सिस्टम का हीट कंटेंट कम हो जाता है। जब सिस्टम का हीट कंटेंट कम हो जाता है तो हम चेंज ऑफ हीट को नेगेटिव साइन से शो करते हैं। सिमिलरली एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट सिस्टम के अंदर आती है तो इसीलिए सिस्टम का हीट कंटेंट बढ़ जाता है और हम इस चेंज ऑफ हीट को पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस या एंडोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में कंबस्शन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन आते हैं, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन और साथ साथ में कुकिंग वगैरह आते हैं। अगर हम बात करें, हमारे पास मीथेन गैस है, हम इसको बर्न कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आगे जाके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और साथ में वाटर वेपर्स। हम खाना पकाने के लिए मीथेन गैस को बर्न करते हैं। जब मीथेन गैस बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन हमें ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए होती, हमें तो चाहिए होती हीट। जब हम चूल्हा खोलते हैं तो उसमें जो हीट निकलती है उसकी मदद से हम खाना पकाते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स के साथ में प्रोडक्ट में हमें हीट मिलती है। तो ये रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स में हमें हीट मिलेगी वो कहलाएगा एक्सोथर्मिक, क्योंकि सिस्टम से हीट निकलकर बाहर आ रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आपने लेट से हाइड्रोजन आयोडाइड को बनाया, हाइड्रोजन और आयोडीन गैस को मिलाया तो आपको हीट देना पड़ेगी और हीट देने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड में। अब यहाँ पर हीट रिएक्टेंट वाली साइड में है तो इसीलिए ये वाला रिएक्शन कहलाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। कुकिंग के अंदर आप ये समझ सकते हैं कि कुकिंग के अंदर जब हम चूल्हा जलाते हैं, जब हम मीथेन गैस को बर्न करते हैं तो मीथेन गैस से हीट एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी हमारे खाने के अंदर जाती है जिसकी वजह से खाना पक पाता है। तो खाना पकना ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और मीथेन गैस का बर्न होना ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और दोनों रिएक्शंस एक साथ चलते हैं। एक सिस्टम से हीट निकलती है और दूसरे सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब होती है। ये दोनों कोई अलग अलग चीजें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को पहचाना कैसे जाए। अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ देखने को मिलेगा कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं और साथ में डेल्टा एच नेगेटिव है। तो आप डेल्टा एच नेगेटिव को देखकर ये नेगेटिव वैल्यू, कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, आप उसको देखकर पहचान सकते हैं कि ये एंडोथर्मिक है। सिमिलरली एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी कोई केमिकल रिएक्शन गिवन होगा और साथ साथ में कोई पॉजिटिव साइन की वैल्यू होगी या डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो आप उसको देख के पहचान जाएंगे कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो चीज है हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। देखें, सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट का हीट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। हीट कंटेंट रिएक्टेंट्स का बहुत ज़्यादा होता है तो वो प्रोडक्ट्स बनाने से पहले क्या करते हैं कि हीट को लॉस करते हैं। तो इसीलिए ग्राफ के अंदर आप देखते जाएंगे कि रिएक्टेंट्स का हीट कंटेंट ज़्यादा, हीट लॉस हो रही है और जब यहाँ पे प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे तो उनका हीट कंटेंट कम हो जाएगा। प्रोडक्ट्स का हीट कंटेंट यहाँ पर कम हो गया जबकि रिएक्टेंट्स का हीट कंटेंट ज़्यादा था। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में इसका उल्टा होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स का हीट कंटेंट काफ़ी कम होता है लेकिन वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। चैप्टर 6 में जब हम पहुंचेंगे तो हम ली चैडलर्स प्रिंसिपल को और रिएक्टेंट्स की हीट और प्रोडक्ट्स की हीट कंटेंट को किस तरह से जोड़ सकते हैं, हम इसको ली चैडलर्स प्रिंसिपल के अंदर ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि रिएक्टेंट्स का हीट कंटेंट कम है और प्रोडक्ट्स का हीट कंटेंट ज़्यादा है तो एंडोथर्मिक, और रिएक्टेंट्स का हीट कंटेंट ज़्यादा और प्रोडक्ट्स का हीट कंटेंट कम तो एक्सोथर्मिक। अब बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम
एक ऐसी चीज जो कि अंडर एग्जामिनेशन हो या अंडर ऑब्जर्वेशन हो, हम उसको सिस्टम कहते हैं। अब सिस्टम, सराउंडिंग या बाउंड्री में क्या फर्क है और सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं, तो आइए जरा सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। सिस्टम क्या चीज है? लेट से आप सपोज कर लीजिए कि एक ग्राउंड में मैच चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है, और पाकिस्तान इंडिया का मैच भी वो जो कि सेमीफाइनल है। अब यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जो पाकिस्तानी खिलाड़ी और इंडियंस खिलाड़ी जो ग्राउंड में मौजूद हैं, ये सिस्टम का हिस्सा कहलाएंगे, क्योंकि ये अंडर ऑब्जर्वेशन है, इनको मॉनिटर किया जा रहा है। और इस सिस्टम के बाहर जो बाउंड्री लगी है, जहां पर 6 या 4 है, तो वहां पर ये बाउंड्री हो गई जो कि सिस्टम को और सराउंडिंग को अलग कर रही है। सराउंडिंग से मुराद स्टेडियम नहीं है, सराउंडिंग से मुराद पूरी यूनिवर्स है। ये यूनिवर्स सिस्टम को छोड़कर बाकी सिस्टम की सराउंडिंग में जो भी चीज होगी, सिस्टम के आसपास जो भी चीज, वो सब सराउंडिंग के अंदर आ जाएगी। अब ये सराउंडिंग इस सिस्टम को अफेक्ट कर भी सकती है और सिस्टम को अफेक्ट नहीं भी कर सकती। जैसे कि अगर लेट से पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है, तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच को बारिश रोक सकती है या कोई और चीज सराउंडिंग से अफेक्ट हो सकती है। लेकिन अगर लेट से इंडियन टीम हार रही है, तो इंडियंस पॉपुलेशन इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज है सराउंडिंग का फर्क। सराउंडिंग कोई अफेक्ट करेगी भी और कोई सराउंडिंग अफेक्ट नहीं भी करेगी। लेकिन अगर बात करें सिस्टम की, तो सिस्टम हमारे पास 3 टाइप्स के होंगे। सिस्टम, एक ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम और एक आइसोलेटेड सिस्टम। हमारे पास सिस्टम की 3 टाइप्स हैं, ओपन, क्लोज्ड या आइसोलेटेड। अब ओपन सिस्टम में क्या होगा? ओपन सिस्टम में मास यानी मटेरियल और एनर्जी दोनों चेंज हो सकते हैं। मास या मैटर और एनर्जी दोनों का चेंज पॉसिबल है। लेकिन क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी चेंज हो सकती है, मास चेंज नहीं हो सकता। और आइसोलेटेड सिस्टम में कोई चीज चेंज नहीं हो सकती, ना ही तो मास, नीदर मटेरियल चेंजेस नॉर एनर्जी चेंजेस। अब ये क्या बला है, जरा इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन सिस्टम की। अगर हम एक इंसान की बात करें या प्लांट्स की या एनिमल्स की बात करें, तो हम ओपन सिस्टम के अंदर आते हैं, क्योंकि हमारा मास या हमारी एनर्जी, ये दोनों चीजें चेंज हो सकती हैं। अगर हम बात करेंगे क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम में मास चेंज नहीं होता, लेकिन एनर्जी जरूर चेंज हो जाती है। अगर हम बात करें एक कमरे में अगर 4 लोग मौजूद हैं और कमरा लॉक कर दिया जाए, तो फिर उस कमरे से कोई मास चेंज नहीं हो सकता। हाँ, एनर्जी जरूर चेंज हो सकती है। अगर कमरे का टेम्परेचर बढ़ गया तो लोगों की एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर कमरे का टेम्परेचर कम हो गया तो एनर्जी डाउन हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही तो एनर्जी चेंज होगी, ना ही कोई मास चेंज होगा। और हैरानी की बात यह है कि दुनिया में इस हमारे कर्रे अर्थ पे कोई आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम की करीब तरीन एग्जांपल हमारे पास थर्मस फ्लास्क होती है। थर्मस फ्लास्क में अगर आप कोई चीज ठंडी रखेंगे तो वो लंबे टाइम तक ठंडी रहेगी, अगर आप कोई चीज गर्म रखेंगे तो वो लंबे टाइम तक गर्म रहेगी। ये चीज है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसके अंदर मास तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन एनर्जी काफी टाइम तक चेंज नहीं हो रही, जो कि नियरेस्ट टू आइसोलेटेड सिस्टम है। अब बात करते हैं सराउंडिंग की। सराउंडिंग जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि विच में अफेक्ट और विच में नॉट अफेक्ट टू द सिस्टम। अब आ जाए बात बाउंड्री की करते हैं। बाउंड्री एक ऐसी लाइन है जो कि सिस्टम को और सराउंडिंग को अलग करती है। अब ये लाइन रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी। अगर हम बात करें वापसी मैच की, तो हमारे पास मैच में जो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच चल रहा था, उसमें ये बाउंड्री बिल्कुल रियल लाइन है जो कि सिस्टम को और सराउंडिंग को अलग कर रही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट्स में ये लाइन इमेजिनरी है, यानी कि ये जो जमीन रिवॉल्व कर रही है सूरज के गिर्द, इसकी कोई एक लाइन नहीं है, लेकिन ये उस लाइन को फॉलो कर रही है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ये रियल लाइन नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन को फॉलो कर रही है। ये चीज कहलाएगी बाउंड्री। अब बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज विच
डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी वो प्रॉपर्टीज जो कि मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंडेंट होती हैं, और विच प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड्स, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब इसका क्या मतलब है, देखें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में हमारे पास आता है मास, यानी किसी भी चीज का वजन, वॉल्यूम या ऐसी दूसरी चीजें, जैसे कि उसकी हाइट कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, एंथैल्पी क्या है, ये सब चीजें हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आ जाएंगी, जो कि क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी या टेम्परेचर, विस्कोसिटी, टेम्परेचर या प्रेशर वगैरह, ये सब चीज़ें हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पर आती हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो ये हमेशा 1 रहेगा, चाहे पानी की क्वांटिटी कम हो या ज़्यादा हो। या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो चाहे पानी आप 1 ग्लास लें या 2 ग्लास, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। लेकिन अगर बात करें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में मास आ जाएगा, यानी कि अगर पानी कम है तो उसका वजन कम, और पानी ज़्यादा तो उसका वजन ज़्यादा। सिमिलरली वॉल्यूम, और इसी तरह से गैस प्रेशर, नॉट ऑर्डिनरी प्रेशर, गैस का प्रेशर, क्योंकि गैस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो गैस का प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के बाद मॉलिक्यूल्स, एंथैल्पी वगैरह वगैरह। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बाद हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इट्स वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन यहाँ पर इसकी एक स्टेटमेंट और भी है। वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, जैसे कि डेल्टा क्यू, तो वो सिस्टम क्या करेगा, अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा और साथ में कोई वर्क डन भी करेगा। तो जो हीट आप सप्लाई कर रहे हैं वो इक्विवेलेंट होगी कि कितनी इंटरनल एनर्जी उसकी चेंज हुई और साथ में कितना वर्क डन हुआ। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो एप्लीकेशंस हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर और वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर, और उसके बाद वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझ सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब वर्क डन कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो हमारे पास सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आएगा, यानी W बराबर हो जाएगा P डेल्टा V के। तो हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो इक्वेशन होगी QP से मुराद है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, Q से मुराद हीट और स्मॉल p से मुराद है कांस्टेंट प्रेशर। तो QP बराबर हो जाएगा डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, QP बराबर हो जाएगा डेल्टा H के, यानी कि चेंज, अगर हम हीट सप्लाई करें एट कांस्टेंट प्रेशर तो ये बराबर होगा चेंज इन एंथैल्पी के। अब बात करते हैं वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम की। देखिए वर्क डन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाएगा 0, क्योंकि जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुआ तो सिस्टम ने कोई वर्क डन भी नहीं किया। तो यहाँ पर जितनी भी हीट सप्लाई की जाए, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम QV से शो करते हैं। तो जितनी भी हीट सप्लाई की जाए वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी, अब इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी। तो QV बराबर हो गया डेल्टा V के। आगे बढ़ते हैं। एक चीज हमें ये समझने पड़ेगी, साइन कन्वेंशन, कब कौन सा साइन पॉजिटिव लेंगे और कब कौन सा साइन नेगेटिव लेंगे। जैसे कि अगर हम Q की बात करें तो Q पॉजिटिव होगा एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए और Q नेगेटिव होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी की, तो अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो साइन पॉजिटिव लिया जाएगा, अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो साइन नेगेटिव लिया जाएगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें वर्क डन की, तो वर्क डन अगर डन बाय द सिस्टम है, यानी कि अगर सिस्टम आपको काम करके दे रहा है तो ये वर्क डन पॉजिटिव है। अगर ये सिस्टम
आपको काम करके नहीं दे रहा बल्कि आपको सिस्टम पर काम करना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा वर्क डन नेगेटिव। एग्जाम्पल के तौर पे वर्क डन पॉजिटिव होगा उस वक्त जब सिस्टम काम करके दे, सिस्टम डज वर्क। लेकिन अगर हम बात करें वर्क डन नेगेटिव की, तो वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव होता है। वर्क डन ऑन सिस्टम, ऑन द सिस्टम विल बी नेगेटिव। अब अगर हम बात करते हैं, लेट से आपके पास एक जनरेटर है, जब तक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब सिस्टम काम कर रहा है। अगर सिस्टम काम कर रहा है तो ये वर्क डन पॉजिटिव है। लेकिन अगर जनरेटर की मेंटेनेंस करने पड़ रही है, तो इसका मतलब आपको जनरेटर पे काम करना पड़ रहा है, और ये एक नुकसान वाली बात है। तो इसीलिए सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, तो वर्क डन नेगेटिव लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है हेसिस लॉ, नेक्स्ट टॉपिक, और ये हमारा आखिरी टॉपिक भी है। तो हेसिस लॉ एक सिंपल सी बात करता है कि अगर एक केमिकल रिएक्शन को एक स्टेप में किया जाए या उसको मल्टीपल स्टेप्स में किया जाए, हीट कंटेंट या चेंज ऑफ हीट या इंथैल्पी ये सब सेम रहती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, आपने पॉइंट ए से पॉइंट डी पर जाना है, तो पॉइंट ए से डी पर जाने के लिए लेट से हीट लगी 90 किलोजूल पर मोल। और अगर आप इस सिस्टम को इनडायरेक्ट स्टेप में करते हैं, इस केमिकल रिएक्शन को इनडायरेक्ट स्टेप में करते हैं, जैसे कि पहले आप ए से बी पे जाते हैं, फिर बी से सी पर, और फिर सी से डी पर। मान लीजिए ए से लेके बी तक जाने में आपकी हीट एनर्जी कंज्यूम हुई 25, और बी से लेके सी तक जाने में 30, और फिर सी से लेके डी तक जाने में आपकी हीट एनर्जी कंज्यूम हुई 35। तो अगर आप इन सबका टोटल सम निकाल लेंगे, तो ये सबका टोटल सम भी हो जाएगा 90। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक केमिकल रिएक्शन को एक ही स्टेप में कर दिया, या आपने एक केमिकल रिएक्शन को फर्दर स्टेप्स में किया, तो टाइम में चेंज आ सकता है, लेकिन एंथैल्पी सेम रहेगी। दिस इज कॉल्ड हेसिस लॉ। हेसिस लॉ को रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि अगर आपके पास टोटल एंथैल्पी है, तो आप उसको डेल्टा एच से शो करेंगे। अगर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप में आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा H1 से, प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, और जितने भी स्टेप्स आप लेते जाएंगे उतनी मर्तबा डेल्टा H ऐड होता चला जाएगा। और आखिरी डेफिनेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, किसी भी सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, ये कहलाती है हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव भी हो सकती है और हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो नेगेटिव, और एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो पॉजिटिव। यहाँ पर चैप्टर 5 को हम एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपने ईकेट एमडीकेट की तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं की है, तो आप ईकेट एमडीकेट का क्रैश कोर्स बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आज ही जाएं, इसको चेकआउट कीजिए, विजिट करें और अपनी तैयारी पक्की करें।